हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री एनसीईआरटी हमारे अतीत वन क्लास 6 टॉपिक हम लोग आज अध्ययन करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। बता दें दोस्तों, सीटेट, जेटेट, एचटेट एंड अदर एस्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 6, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कुछ लोग शासक कैसे बने, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। कुछ लोग हैं सो कैसे, किस तरह से शासक बनते थे। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों राजा मानने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ क्या है। इस यज्ञ में एक घोड़ा को राजा के लिए लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचार के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से युद्ध करना होगा। अक्सर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। बता दें दोस्तों, आप सभी लोग है सो रामायण में देखे होंगे, रामायण में जो कि है सो अश्वमेध यज्ञ किया गया था। उसी तरह है इसमें उस समय राजा लोग है से अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ही राजा बनते थे। और इसमें दिया गया है कि एक घोड़ा को है सो स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और जब वो घोड़ा को कोई रोकने का प्रयास करता था तो उसको उस राजा को उस व्यक्ति के साथ है सो युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध में है सो जीता तो उसको नया राजा घोषित कर दिया जाता था, और नहीं जीता तो कोई उसका घोड़े के साथ छेड़छाड़ नहीं किया या उसको नहीं रोका तो है सो वह राजा है सो अधिक शक्तिशाली बन जाता था। और इस तरह से यज्ञ पुरोहित द्वारा है सो यह संपन्न कराया जाता था, और विभिन्न राजाओं को भी इसमें है सो शामिल किया जाता था। वर्ण के बारे में देखते हैं इसमें दोस्तों। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान करना, यज्ञ करना। क्षत्रिय का था धर्म, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य का था कृषक, पशुपालक और व्यापारी। शूद्र का था तीनों वर्णों की सेवा करना। जो कि पुरोहितों द्वारा है सो 4 वर्गों में विभाजित किया गया वर्गों को। तो इसमें पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा है शूद्र। और इनके साथ है सो अलग अलग वर्गों को अलग अलग कार्य भी था। जैसे ब्राह्मण से संबंधित था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना। क्षत्रिय का था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य का था कृषक, पशुपालन और व्यापारी से संबंधित इसका काम था। और शूद्र का था तीनों वर्णों की सेवा करना। अब इसमें देखते हैं दोस्तों जनपद के बारे में। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन का राजा न होकर जनपदों का राजा माने लगे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। कुछ जनपद है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ जनपद। दिल्ली, पुराना किला। उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, एटा, अंतरजी, खेड़ा। महाजनपद के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे टॉपिक है महाजनपद। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा।
अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर कर अपनी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया था, जो कि इसमें दिया गया है महाजनपद के बारे में। यहाँ पे है सो गंधार के बारे में बताया गया है, इधर पाकिस्तान साइड में। फिर अवंती है और यहाँ पे है कौशल्या है। ये सभी महाजनपद थे, जो कि टोटल 16 महाजनपद हुए, जो कि भारत में 600 BC के अंतर्गत आते थे। कर के बारे में देखते हैं दोस्तों, टैक्स के बारे में। इसमें कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे, प्रायः फसल उपजाकर 1/6 हिस्सा कर लेते थे। बता दें दोस्तों, जो कि महाजनपदों का टैक्स था, यह इम्पोर्टेंट टर्म है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो महाजनपद का कर था वो क्या था, प्रायः किसानों से कितना लेते थे, 1/6 हिस्सा लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। जो काम काज करते थे, छोटे मजदूर थे, उन लोग को है सो कर के बदले है सो उन लोग को काम करना पड़ता था राजा के यहाँ पे जाकर। कुछ भी वैसा हो, साफ सफाई, रख रखाव। नेक्स्ट देखते हैं पशुपालक। बिंदु है पशुपालक। जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे उन लोग को जानवरों के उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को है सो सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और जो आखेटक लोग थे, जो जंगलों में शिकार करते थे, इन लोग को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, जो कि कर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। बता दें दोस्तों, कृषि में भी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। जो कि हल पहले लकड़ी का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन अब उसमें है सो लोहे का उपयोग किया गया, जो कि कठोर से कठोर ज़मीन को भी अच्छी से गहरी जुताई करने से है सो फसल में भी है सो अधिकतर उपज होने लगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्या था। लोगों ने धान के पौधे रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले से तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। बता दें दोस्तों, अगर अच्छा से खेती में जुताई, बुनाई, निराई, गुड़ाई अगर होगा तो है सो पैदावार रियली में बढ़ेगा। तो ये दूसरा कृषि में परिवर्तन था, जो मुख्य 2 ठो ही क्लास 6 के NCERT में हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। कुछ सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। पहला बात यहाँ लेते हैं, का में है मगध। मगध में है सो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, जो कि भारत के नक्शा में इधर पटना के साइड में बिहार में दिखाया गया है। मगध राज्य को दर्शाया गया है। लगभग 200 साल पहले मगध के सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। मगध में क्या होता था दोस्तों, कि यह है सो गंगा और सोन जैसी नदी पर स्थित थी, और यहाँ पे इस क्षेत्र से है सो गंगा नदी बहती है। और इन जंगलों में क्या कि हाथियों को पकड़कर है सो प्रशिक्षित करने लगे और सेना में है सो काम में लाने लगे। और जैसे लकड़ी उकड़ी उठाने का जो होता था कार्य, वो हाथियों से प्रशिक्षण दिलाकर है सो हाथियों से काम लेना
प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मगध में है सो बिम्बसार मगध का शक्तिशाली शासक था जो अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। और जो मगध के बिम्बसार मगध का शक्तिशाली शासक था, अजातशत्रु राजा में स्तूप का निर्माण करवाया था। महाजन पद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग में फैला लिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज जो कि है सो पटना में है दोस्तों, को राजधानी बना दिया गया था। उस समय भी है सो जो कि आधुनिक युग में राजगीर था, और पहले भी राजगीर के नाम से ही पहले राजगृह के नाम से जो प्रचलित था, जो कि अब राजगीर के नाम से प्रचलित है। और कई सालों तक मगध की राजधानी यही है सो मगध की राजधानी बनी रही थी। और बाद में पाटलिपुत्र है सो आज पटना की जो बिहार की राजधानी है पटना, वो मुख्य राजधानी बन गया। सूक्ष्म निरीक्षण इसमें देखेंगे ख नंबर में वाजी। वाजी के बारे में, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के सीमा था। यहाँ शासन व्यवस्था गण संघ थी। इन गण संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, वे सभी राजा होते थे। और जब कभी कभी एक साथ है सो शासन करते थे तो वो सभी क्या थे, राजा होते थे। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। जो मैसिडोनिया का राजा 2300 साल पहले था, वो है सो विश्व पर विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारत के उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। बता दें दोस्तों, जो सिकंदर राजा है सो भारत में व्यास नदी तक है सो लड़ाई करते हुए पहुंच जाता है। और जब उनके साथ मगध और कुछ करना था, मगध की ओर जब उसको बढ़ना चाहा तो उसके सिपाही ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियां की बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए है सो सिकंदर की जो सेनाएं थी वह डर गए और वहीं पे रुक गए। नोट, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। बता दें दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि 2500 साल पहले एथेंस के लोग, जो पश्चाताप चिंतक लोग होते थे, उधर अगर बात करेंगे एथेंस जो यूरोप साइड के एरिया है, उधर के जो लोग शासन की व्यवस्था करने यहाँ पे शासन करने के लिए आए, तो शासन व्यवस्था की स्थापना की, और जो कि प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 2000 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों की पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। बता दें दोस्तों, यह व्यवस्था लगभग 200 साल पुरानी तक चली, 200 साल तक चली, जो कि 30 साल से ऊपर सभी जो पुरुष थे उसकी नागरिकता प्राप्त थी। और जो दास नहीं थे, वहाँ एक सभा थी जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने की साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी सभा में। और इस सभा में सभी नागरिक है सो भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। उस समय में जो शासन की पद था उसको है सो नियुक्त करने के लिए लॉटरी सिस्टम से की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, और औरतों को है सो नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता अधिकार
नहीं मिलते थे। बता दें दोस्तों, नागरिकता अधिकार किसको किसको नहीं मिलता था, कि जो एथेंस में रह रहे काम करने वाले बहुत से जो यहाँ से विदेशी यहाँ से गए थे मजदूर या विदेशी लोग थे, तो एथेंस में जो खदान में काम करते थे, खेत में काम करते थे, या घर में या कार्यशालाओं में भी काम करते थे, दास के रूप में सेवा जो करते थे, उन लोग को भी ऐसो नागरिकता नहीं मिलती थी। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। नए साल लगभग 3000 साल पहले महाजनपद के बारे में यहाँ देखते हैं। लगभग 3000 साल पहले सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। और इस तरह से इस चैप्टर की समाप्ति हो जाती है दोस्तों। और बता दें कि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और यूट्यूब चैनल मीका एकेडमी को, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।